रोहित हेयर। आज हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का मोर और लेस हम लोगों ने सीरीज को मैक्सिमम ज्योग्राफी का पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो देखिए, थ्योरी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है उसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने हम लोगों ने, अगर आपने वीडियो अच्छे से किया है, एक भी कोई भी फ्रेश क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रेंज और डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। उसको हम लोग यहां पर चेक कर लेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक को देखेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे आप सही आंसर तक पहुंचेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कैसे बनाएंगे। मुझे कह रहा है कि माइका रोहतास मतलब अभरक रोहतास। हमने वीडियो में पहले, आपको मैं बताता हूं कि लेक्चर को देखने से पहले अच्छा होगा कि आप लेक्चर 13 और 14 ज्योग्राफी जो सीरीज है उसका कर लें, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे अच्छे से जो अभी हम लेक्चर बता रहे हैं। कह रहा है माइका रोहतास। हम, अगर आपको पता है कि हमने माइका के बारे में यह बताया है कि माइका की जो अबरख का कैपिटल है उस जगह का नाम है कोडरमा। कोडरमा अबरख कैपिटल है। अगर आप मैप में देखें तो कोडरमा कहीं यहां है, हमने बता रखा है। तो गया या नवादा में उसका एक्सटेंशन है, रोहतास तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम उस इंफॉर्मेशन से निकाल लिए कि माइका कैपिटल कोडरमा है, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, बॉक्साइट भागलपुर दिया हुआ है। हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि भागलपुर इज प्रीडोमिनेंटली नोन फॉर कोल, इसलिए क्योंकि भागलपुर किसके बगल में है, संथाल परगना यहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो संथाल परगना के पास है, तो यहां पे कोल का निक्षेप मिलता है, कोल का रिजर्व्स मिलता है ना। तो इसका मतलब कि माइका गलत दिया हुआ है, बॉक्साइट भागलपुर गलत दिया हुआ है। अब मामला कहां बॉयल डाउन करके आ रहा है, अब मामला आ रहा है क्वार्ज पर और एस्बेस्टस पर। अब मानते हैं कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और मुझे याद नहीं है कि कौन क्वार्ज कहां मिलता है और रोहतास का और एस्बेस्टस कहां मिलता है। मैं एग्जाम में मुझे याद ही नहीं है, बहुत क्लोज दिया हुआ है। पर अगर आप देखें तो हमने अपने लेक्चर्स में बताया है कि रोहतास और जो कैमूर वाला बेल्ट है बेसिकली नन मेटल्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एस्बेस्टस नवादा। अगर मिलना होगा एस्बेस्टस वगैरह को तो यार कैमूर में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा। ये कहां, नवादा वाला तो छोटा नागपुर प्लेटी वाला बेल्ट पड़ जा रहा है, यहां पर तो मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। नवादा ऐसे भी आप देखिए तो नवादा जमुई मुंगेर धारवाड़ क्रम का जो मेन रीजन है वो पड़ जाता है, तो वहां पे एस्बेस्टस क्या ही मिलेगा। अगर मुझे दोनों में क्लोज ऑप्शन मारना है तो क्वार्ज और एस्बेस्टस दोनों नन मेटल्स है, तो नन मेटल वाला जो बेल्ट है हमने बता रखा है कि कैमूर रोहतास वाला हिट करिएगा। मैं कॉमन सेंस अपने जो पुराना नॉलेज के हिसाब से मैं आंसर के साथ जाऊंगा क्वार्ज, क्योंकि क्वार्ज और एस्बेस्टस जो है वो कैमूर रोहतास वाला नन मेटेलिक जोन में पाया जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने कंसेप्ट दिया है उसको आप अप्लाई किए और आप सही आंसर तक पहुंच गए, तो दिस इज द राइट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन जो है 63rd बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। विच टाइप ऑफ द सॉइल इज फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। ब्लैक सॉइल, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हो गया, खादर सॉइल। प्राचीन जलोढ़, बांगर सॉइल। लाल मिट्टी कौन सा उस बेल्ट में पाया जाएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर को थोड़ा सा भी ध्यान से सुना है तो मैंने आपको बता के रखा है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर है, गंडक। चंपारण से कौन नदी निकलेगी उस बेल्ट से, गंडक। दरभंगा, कमला, बागमती। अगर किसी लड़के को बस इतना पता है कि जो नवीन जलोढ़ है, खादर सॉइल जो है, ये फ्रेश डिपॉजिट ऑफ एलुवियम से बनता है, तो फ्रेश डिपॉजिट ऑफ एलुवियम वहीं पे होगा जहां पे नदी होगा।
अगर मुजफ्फरपुर को, अगर मुझे ये पता है, जो हमने लेक्चर में बता रखा है कि गंडक नदी के तट पर है, तो मतलब गंडक तो हमेशा, गंडक में बाढ़ होती है तो फ्रेश डिपोजिट को हमेशा डिपोजिट कर रही होगी। जहां पर फ्रेश डिपोजिट की बात आ गया, मतलब नवीन जलोढ़ की बात हो गई, मतलब खादर सॉइल की बात हो गई। और एक लड़का जो थोड़ा सा भी अगर इस नॉलेज को यूज करता है तो वो खादर सॉइल को टिक करेगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो दिस इज अ शियर एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन सेंस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। अब सिवान, वैशाली, गया, पूर्णिया, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन सा जिला में सबसे ज्यादा जूट मिलता है, पर अगर मुझे इतना पता है कि जूट जो है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर अभी कौन है, इंडिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया और बांग्लादेश में हमेशा कंपटीशन चलता है, कभी बांग्लादेश ऊपर होगा, कभी इंडिया ऊपर होगा। अभी इंडिया टॉप पर चल रहा है जूट प्रोडक्शन में। इंडिया में कौन स्टेट लीड करता है, तो इंडिया में जो स्टेट लीड करता है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। अब मुझे नहीं पता कि सिवान में होता है, कि वैशाली में होता है, कि गया में होता है, पूर्णिया में है, पर मुझे इतना इंफॉर्मेशन तो है कि वेस्ट बंगाल लीड करता है जूट प्रोडक्शन में। अगर मैं मैप को देखता हूं मेरे दोस्त, तो एक कह रहा है कि वही जिला होगा जो बंगाल से सीमावर्ती जिला होगा। कोई भी जिला जो बंगाल से सीमावर्ती होगा वहीं पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड है, सॉइल इन्फ्लुएंस्ड है, सब चीज इन्फ्लुएंस्ड है। हमने और आपने ना बॉर्डर खींच दिया है, नेचर को थोड़ी पता है कि ये बॉर्डर है। तो जो जिला वेस्ट बंगाल से सट रहा होगा वही सर्वाधिक उत्पादन कर रहा होगा। एक आपको कहता है सिवान, सिवान तो नॉर्थ वेस्ट में है, हो ही नहीं सकता, बंगाल से दूर है। दूसरा है वैशाली, वैशाली यहां पर है, हो ही नहीं सकता। तीसरा है गया, साउथ बिहार का पार्ट है। चौथा है पूर्णिया। आप ध्यान से देखिए कि पूर्णिया जो है बंगाल के क्लोज है, और पूर्णिया इसका आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हमने अपने कॉमन सेंस को अप्लाई किया और आई हैव रीच टू द राइट आंसर। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ें, अगर आप कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं करेंगे आप झटका खा जाएंगे, और कोई लड़का कम पढ़ा रहेगा और वो कॉमन सेंस को अप्लाई करके इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। लेट अस मूव। थोड़ा सा जूट के बारे में हुआ तो मैं सोचा कि थोड़ा जूट के बारे में आपको बता दूं। जो जूट है इसको आप गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसके कलर के चलते आप गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए कि राइस और जूट एक ऐसी चीज हैं जो दो चीज इनको जरूरत है। एक तो हाई रेनफॉल, और दूसरा हाई टेम्परेचर। ठीक है, इनको रेनफॉल कितना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर तक। और टेम्परेचर कितना चाहिए, अमूमन 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला अगर हम लोग का वीडियो आप पढ़े होते तो वहां से आप पा लेते कि देश में एक ही डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए एक ही अभ्यारण्य बनाया गया है। उस अभ्यारण्य का नाम है विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। जो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है ये 1991 में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, भागलपुर, जो कि सिल्क के लिए बहुत ही मशहूर है। भागलपुर मखाना के लिए भी बहुत मशहूर है। भागलपुर मंजूषा पेंटिंग के लिए भी बहुत ही मशहूर है। आज ही हमने इस पर एक वीडियो बनाया है मंजूषा पेंटिंग पर, उसको आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में उसको हमने बताया है, तो उसके लिए भी बहुत मशहूर है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का है। और जिस चीज जो डॉल्फिन सेंचुरी है ये गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक। अगर इसका आप IUCN देखेंगे कि IUCN स्टेटस क्या है, तो IUCN में इंडेंजर्ड लिस्ट में है गैंगेटिक डॉल्फिन। ये याद रखिए कि गैंगेटिक डॉल्फिन को फ्रेश वाटर चाहिए होता है। क्योंकि इसको फ्रेश वाटर चाहिए होता है तो ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, नेशनल एक्वेटिक है। और दूसरी बात है कि इसको फ्रेश वाटर चाहिए होता है तो आप पाएंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आपको मिलता है। चूंकि गंगा का
गंगा जो है ना भागलपुर को दो भाग में कट करती है, अप्रोक्सीमेटली दो भाग में कट करती है गंगा। और यहीं पर आप नेशनल वाटरवे 1 का स्ट्रेच भी बना हुआ है कहलगांव के पास। तो जो कहलगांव जहां पे एनटीपीसी है, कहलगांव वाला जो बेल्ट है, वहीं पर आप देखते हैं कि 78 किलोमीटर का स्ट्रेच है गंगा का, जहां पर आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है पटना में। ठीक है, तो इतना काफी है। तो ये आप अगर हमारा वीडियो देखे होते तो आप इसको हिट कर लेते। ये भी 7th जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया क्यों है? इस क्वेश्चन को मैं क्यों लिया हूं? इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कारण ये है कि इसमें बहुत ही एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो ये बुक्स फॉलो आप लोग करते हैं घटना चक्र वगैरह में, उसमें गलत दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब भील है। तो लार्जेस्ट ट्राइब कौन है? गोंड। 2 पर है भील्स, 3 पर है संथाल्स। अगर आप बुक में देखेंगे ना, अगर आप गूगल करते हैं तो सबसे ज्यादा बताता है भील, पर भील नहीं है। क्योंकि जेपीएससी वगैरह में देखिए, आप जो ऑफिशियल आंसर की आता है उसको आप फॉलो करेंगे। आपको एग्जाम में तो अपने नंबर से मतलब है। तो जेपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में गोंड को कहा है कि सबसे ज्यादा देश में गोंड हैं। गोंड है, 2 नंबर पे भील है और 3 पर संथाल है। तो याद रखिए, भील आप गूगल करेंगे तो बताएगा, पर वो गलत है। सबसे ज्यादा गोंड है, 2 पे भील है। तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भील है, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया आपसे पूछा, इसलिए मैंने इसको लिया है कि आप फिर कभी गलती नहीं कर बैठे। 7 जेपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्मेल्टिंग इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ विच ट्राइब। तो इसका करेक्ट आंसर है असुर। असुर का ही जो है ना, ये आयरन स्मेल्टिंग में इनको महारत हासिल है। और जो असुर हैं अभी एकदम खत्म होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। असुर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही, पहले तो ये पता होना चाहिए प्रोटो ऑस्ट्रेलवैट ग्रुप के हैं। आप लेक्चर 15 पढ़ लीजिए, उसमें हम लोग ने ट्राइब के बारे में खूब डिटेल में बताया है, लेक्चर 15। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलवैट ग्रुप के हैं। और असुर, पहले असुर का जिक्र ऋग्वेद में भी है। और यह कहा जाता है कि जो आयरन, जो हम लोग को पता चलता है, जो आयरन एज है उसमें उस समय से ये असुर प्रेजेंट है। झारखंड वाला और बिहार वाला बेल्ट में आयरन एज के समय से हैं। और आयरन एज के समय से आप ये पाते हैं कि ये आयरन स्मेल्टिंग के महारथी लोग हैं। महारथी लोग इन द सेंस कि ये जो आयरन बनाते हैं वो एंटी रस्ट होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं जंग लगता है? इनका एक अलग विधि है बनाने का। अगर आप देखेंगे तो जो आयरन स्मेल्टिंग में जो हीट की जरूरत पड़ती है, तो हीट के लिए आपको कोयला की जरूरत पड़ेगी। ये जो चारकोल जो बनाते हैं ना, वो साल वृक्ष, जो सखुआ वृक्ष होता है, उससे बनाते हैं। और हमने लेक्चर 15 में आपको बताया कि साल इसलिए भी ट्राइबल्स का सैक्रेड ग्रुप्स के रूप में आता है, क्योंकि साल का बहुत यूज है, दतुन बनाने में काम आता है, पत्तल बनाने में काम आता है। साल जो है आपको आयरन, इसके चारकोल जो बनते हैं वो आयरन स्मेल्टिंग में काम देते हैं। तो वे साल से बहुत ही इको फ्रेंडली रूप में, याद रखिए, ये हमेशा नेचर को डैमेज नहीं करेंगे। जो भी ट्राइबल्स है वो इको फ्रेंडली रूप में स्मेल्टिंग करते हैं। इनकी जो आयरन होती है वो एंटी रस्ट उसमें प्रॉपर्टी होती है। और हमको लगता है कि इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, तो है ना। तो आप असुर के बारे में इतना जानकारी रखिएगा और याद रखिएगा कि असुर अभी विलुप्त होने के कगार पे है, इंडेंजर्ड है। असुर बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे? तो असुर जो है ना वो झारखंड के यहाँ पे पाए जाएंगे। लोहरदग्गा यहाँ पर है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो औरंगाबाद रोहतास वगैरह के पास लोहरदग्गा है, चतरा है, गुमला है, तो यहीं पर पाए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि बिहार में असुर कहाँ पाए जाएंगे, तो यही 3 बेल्ट में पाए जाएंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, पलामू, चतरा वगैरह के पास पाए जाते हैं। तो वहीं से थोड़ा बहुत इन तीनों जिले में पाए जाते हैं असुर। ये है असुर का जो पिक्चर है। तो असुर के बारे में आपको एक चीज और है कि इनको ये कहा जाता है ना, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ महिषासुर। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ महिषासुर। महिषासुर कौन है? एक डेमन है, राक्षस है। ठीक है,
ये 63rd बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? बताइए। इसको हमने बहुत ही डिटेल में बताया है कि गंडक नदी इसका आंसर होगा। गंडक नदी, आप लेक्चर को देख लीजिए, हमने बता रखा है कि गंडक नदी पे जो बांध हैं वो है तिरहुत बांध है, सारण बांध है, तिवार है और त्रिवेणी है। देखिए, इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होगा, ये आप लेक्चर देख लीजिए, जो रिवर सिस्टम वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से कवर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये लेक्चर नंबर 1 में हमने चिल्ला चिल्ला कर आपको सारे डिटेल्स में बता रखा है। तो जो 7 जिला शेयर करेगा, 8 जिला करेगा झारखंड से, 8 जिला करेगा उत्तर प्रदेश से, 7 जिला करेगा नेपाल से और 3 जिला करेगा वेस्ट बंगाल से। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन है मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज। अगर आप देखेंगे तो पूर्णिया यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है, खूब डिटेल में हमने बताया है। तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। पूछ रहा है कि सीतामढ़ी है और मधुबनी। सीतामढ़ी बॉर्डर शेयर कर रहा है, किशनगंज बॉर्डर शेयर कर रहा है, मधुबनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो तीनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पूर्णिया नहीं शेयर कर रहा है। हेंस द आंसर इज पूर्णिया। अगर थोड़ा सा भी मैप आपने किया है ना तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। वैसे आपको बताते चलें कि आयरन ओर में जो सबसे अच्छा क्वालिटी है उसका नाम है मैग्नेटाइट, फिर है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट और फिर है सीडेराइट। मैग्नेटाइट में अप्रोक्सीमेटली 72% आयरन कंटेंट होता है। अगर आप हेमेटाइट में देखें तो 60 से 70% आयरन कंटेंट होता है। लिमोनाइट में 30 से 40% आयरन कंटेंट होता है और ये लेस देन 30% आयरन कंटेंट है। अगर देश में आपको देखा जाए तो आयरन प्रोडक्शन में लीडर उड़ीसा है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही दंडकारण्य, अब दंडकारण्य जो रामायण वगैरह में दंडकारण्य का जिक्र होता है वो छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य। ये आपका होमवर्क हो गया कि आप इस पे थोड़ा स्टडी करेंगे। ईस्टर्न घाट में है दंडकारण्य, इस पे आप स्टडी करेंगे। और अगर आपको दंडकारण्य पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका हमें आंसर दीजिए कि व्हाट इज दंडकारण्य। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। मतलब मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा था कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी आप क्वेश्चन उठाना है, जितना भी फ्रेश क्वेश्चन आपको उठाना है, सारा चीज़ आपके वीडियो से रहेगा। और आप याद रखिएगा, जब 67th बीपीएससी खत्म होगा तो हमने स्क्रीनशॉट लगाएंगे। उस समय आपको बहुत दुख होगा कि अगर मैं वीडियो को कर लिया होता तो एक से एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन बना लेते, 130-40 नंबर आप लेकर आ जाएंगे। तो यही हमारी कोशिश थी कि आपको हम क्वेश्चंस के मार्फत दिखाएं कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू।